नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चे जो आपके पास टॉपिक आता है दैट इज़ फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कि इसमें क्या है, कम्प्लीटली जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसका जस्ट एक क्रक्स देना है कि हमने उन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर करके हमारे पास की पॉइंट्स क्या निकल के आए, कि हमारे मेन फीचर्स क्या क्या रहे जहाँ पे हमने फोकस किया। तो सबसे मेन चीज़ इसमें क्या थी कि पब्लिक एंटरप्राइज को कौन सा रोल प्ले करने के लिए दिया गया, सेंट्रल रोल प्ले करने के लिए दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा फंड्स जो है प्राइवेट जो नॉर्मल लोगों के पास ज़्यादा फंड्स नहीं थे जिससे क्या है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप कर सकें। क्लियर। तो उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ही की रोल प्ले करना पड़ा। क्लियर। सेकंड देखो, इसमें सेकंड चीज़ वो क्या बोल रहे कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे वो क्या कौन सा रोल प्ले कर रहे थे, सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे थे, ताकि उन वो क्या है हम अपनी कंप्लीटली मोनोपोली क्रिएट ना कर सकें इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और उनको किसके अंडर वर्क करना पड़ता था, परमिट लाइसेंस राज के अंडर। इट मीन्स कि अगर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप करना चाहता था तो उसको क्या करना पड़ता था, प्रॉपर लाइसेंस लेकर ही वर्क करना पड़ता था। थर्ड चीज़ बच्चे इसमें आती है दैट इज़ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। की इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं ना उनको बाहर से मंगवाने की बजाय हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही उनका प्रोडक्शन करें। तो एज़ यू नो, जैसे हम क्या करते थे, अपनी रॉ मटेरियल को वहाँ पर एक्सपोर्ट करके इंडस्ट्रियल गुड्स को क्या करते थे, खरीदते थे। तो बेसिक हमारा यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करने का मेन मोटिव ही यही था कि जो चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं हम बाहर से इम्पोर्ट ना करें बल्कि उनको यहीं पर क्या है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। क्लियर। फोर्थ चीज़ आती है बच्चे आपकी दैट इज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। कि फॉरेन कंपटीशन से अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली रूल्स बनाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जो क्या करें, चीज़ें इंपोर्ट करें ही ना, जो हमारा जो पैसा है वो हमारी ही इकोनॉमी में रहे। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, हैवी ड्यूटी लगा दी इम्पोर्ट पर। अगर इम्पोर्ट पर हैवी ड्यूटी इट मीन्स हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करेंगे चीज़ें। और फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटाज, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जनरली कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो अभी भी हमें क्या है बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो जिसके लिए क्या किया उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कोटास फिक्स कर दिए कि जो चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी है ना उनको हम एक लिमिट में ही इंपोर्ट करें। ये ना हो कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते रहें और अपनी वेल्थ को क्या है कम करते रहें। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट आता है बच्चे इसमें कि हमारा मेन फोकस किस पे था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्यों हम डेवलप करना चाहते थे, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका कंप्लीटली बिल्डअप हो सके। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम क्यों डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि हम क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, क्योंकि यहाँ पर लेबर क्या थी, बेसिकली सरप्लस थी हमारे यहाँ। क्या अब देखो बच्चे, इन स्ट्रैटेजीज़ के कुछ गुड इम्पैक्ट आए हैं आपके और कुछ बैड इम्पैक्ट। तो देखो गुड इम्पैक्ट आपके क्या है, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या है एक बिग पुश मिली। इट मीन्स कि आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और उसके आउटपुट भी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 90। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसमें देखो, देयर वाज ए मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मार्क्ड इट्स इमर्जन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। इट मीन्स कि धीरे धीरे डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर का क्या है इंपॉर्टेंस इंक्रीज होने लगी। और मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होने लगे। और बेसिक जो था इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट की गई, क्योंकि हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक ही आजकल चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उस टाइम पर भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को है क्या ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ ने क्या किया, कम्प्लीटली इंडिया इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर दिया, कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया। हमारी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो है डेवलपिंग स्टेज पर हो गया। और जैसे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ तो जिससे क्या है कम्प्लीटली ग्रोथ आई विद सोशल जस्टिस। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, वर्क मिला, इनकम जनरेट हुई। बट इससे बच्चे बहुत सी हमारे बैड इफ़ेक्ट भी आए हैं। वो बैड इफ़ेक्ट क्या है, सबसे पहले कि जो मेन मोनोपोली किसकी आ रही थी, पब्लिक सेक्टर की आ रही थी। की रोल कौन प्ले कर रहा था, पब्लिक सेक्टर प्ले कर रहा था। और एज यू ऑल नो कि पब्लिक सेक्टर में क्या है, जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तो है करप्टेड और इनएफिशिएंट होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको जो फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, वो ईजिली क्या है अपना वर्क कर सकते हैं। तो जिससे क्या है इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई पब्लिक सेक्टर में, करप्शन क्रिएट हुआ, लीकेज एज प्रिंसिपल, कि लोग क्या है अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। मतलब कम्प्लीटली आप उसको कह दो कम्प्लीटली इन्वॉल्व होकर उसमें काम नहीं कर रहे थे। सेकेंड चीज़ आती है बच्चे लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली प्रमोट हुआ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। क्यों, क्योंकि
जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है हम अपने गुड्स को उतना ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं, चीज़ें उतनी ही अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियसली फ़ॉरेन कहीं से भी हम क्या है अपनी डोमेस्टिकली ही चीज़ों को बनाकर वहीं क्या कर रहे थे, सोल्ड कर रहे थे। क्लियर। तो एक क्या है कंपटीशन नहीं मिल पा रहा था डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को, और वो कब मिलता अगर तो हम इंटरनेशनल मार्केट में रहते, मींस कि हम बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करते या फिर उनसे चीज़ें इंपोर्ट करते, जिससे आपको पता चलता कि मार्केट में न्यू न्यू गुड्स कौन सी आ रही हैं। क्लियर। तो ये तो हमने क्या कर दिया था, कम्प्लीटली उसको बैन कर दिया था, हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इंपोर्ट पे, जिसकी वजह से कंपटीशन क्या रहा, लैक रहा। थर्ड चीज़ देखो बच्चे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये जर्नली क्वेश्चन इंडिविजुअली भी पूछा जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का, कि इसमें क्या था, हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे फोकस किया अपनी फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए। कैसे कि अगर हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, इट मीन्स हम उनको क्या है पैसा नहीं दे रहे थे। अगर उनको वो पेमेंट उनको अब कैसे करते, उन्हीं के रिजर्व में करते ना, उन्हीं की एक्सचेंज में, मतलब अगर हम यूएसए से कुछ भी मंगाते तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता। तो अगर हम उनसे इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्या है उसको हमारी जो है सेविंग क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, सेव हो रहा है। लेकिन हम उसको तब भी सेव कर सकते थे अगर तो हम एक्सपोर्ट जनरेट कर देते। ईजी है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते तब भी जो यूएसए का फॉरेन एक्सचेंज किसके पास आता, हमारे पास आता। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया। और लेकिन कुछ जैसे मैंने बोला था कि अभी भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी वहाँ से, जैसे कैपिटल गुड्स है। तो धीरे धीरे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या है, श्रिंक होता जा रहा था। बाय 1990s की बहुत कम हो गया था फॉरेन एक्सचेंज। और एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि फॉरनर से कैपिटल गुड्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अपने गोल्ड रिजर्व को वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी भी रखना पड़ा। क्लियर। तो जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आई कि हमने क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट उसका सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि हम एक्सपोर्ट करके भी तो फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं, बट हमने क्या सोचा कि हम क्या है इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। बट हमने ये चीज़ पे फोकस नहीं किया कि हमें कैपिटल गुड्स लेने की ज़रूरत पड़ती है और धीरे धीरे हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम भी हो सकता है। तो ये जनरली पॉलिसी आई थी 1956 में, जिसकी वजह से कुछ गुड इम्पैक्ट भी आए, कुछ बैड इम्पैक्ट भी आए। और इन बैड इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए जो आपकी सबसे बेस्ट पॉलिसी आई थी दैट इज़ NEP, जो अब हमने नेक्स्ट पढ़नी है, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्लियर। अभी भी आपकी जनरली ये ही पॉलिसी वर्क करती है। क्लियर। और ये चैप्टर बच्चे आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अपने नोट्स प्रॉपरली बनाओ, और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बच्चे ग्रुप में पूछ लेना। अब इसके बाद हमने मैक्रो का चैप्टर स्टार्ट करना है, आपका बैंकिंग। क्लियर। अब इंडियन इकोनॉमी को उसके बाद करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।